बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 15 जून 2020 जमात नहब उर्दू बरोज़ सोमवार। गज़ल नंबर 1, शायर का नाम मीर तकी मीर। आज हमने गज़ल की रीडिंग करनी है और अशार का मफ़हूम, मायनी और तशरीह वगैरह करनी है। पहली गज़ल जो है उसके शायर का नाम है मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर का तारुफ देखें। मीर मोहम्मद तकी मीर और मीर तखल्लुस था। मीर तकी मीर का नाम जो है मीर था और तखल्लुस जो था वो मीर था। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था। आप आगरे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह भोले भाई थे। बचपन में ही वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा, यानी कि रोज़ी की तलाश के लिए। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो मीर आगरे लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहाँ नवाब आसिफ उद-दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर में बसर की। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ शेर में तबाह आजमाई की है, मगर इनकी पहचान गज़ल गोई है और बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। खुलूस, दर्दो गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। इनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ इनके हम असर शुअरा ने किया है, बल्कि मुताख़रीन ने भी इन्हें सराहा है। बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताज शुअराए उर्दू करार दिया है। मीर की तसानीफ़ में एक खुदनोश ज़िक्र मीर, एक तज़किरा नकातुश शुअरा, एक फ़ारसी और 6 उर्दू दवावें शामिल हैं। तो गज़ल क्या है, गज़ल के बारे में कुछ मैं आपको बताती चलूँ कि गज़ल जो है, गज़ल के बारे में है कि औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना गज़ल है। तो शायर हज़रात का ये भी कहना है कि जब एक हिरन दर्द की वजह से चीखता है, उसके गले से यानी कि अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं, तो वो गज़ल होती है। यानी कि एक इंसान दुख भरे अंदाज में जो शेर बयान करता है तो वो गज़ल है। तो गज़ल का मतलब है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के नासिर होते हैं। गज़ल में मखसूस अलामतें होती हैं जो गज़ल को दूसरी इसनाफ से मुमताज़ करती हैं। गज़ल में हुस्न व इश्क के साथ साथ तसव्वुफ़, इखलाक और हयात व कायनात के मज़ामीन भी मिलते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। बाकी शार के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया मौजूद होता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, बशर्ती का शायर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ हो। गज़ल की एक इनफरादी ख़ुसूसियत ये है कि इसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है। इस हवाले से वो दूसरे शार का मोहताज नहीं होता। यानी कि गज़ल जो है उसका हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होगा, नज़्म की तरह नहीं होगा कि एक ही उसमें रिदम में वो शुरू हुई और आखिर तक चली। तो ऐसे नहीं होता, एक शेर दूसरे का मोहताज नहीं होता। गज़ल का हर शेर मुकम्मल होता है, यानी कि शुरुआत भी उसी से होती है और इख्तिताम भी उसी से होता है, और दूसरा शेर गज़ल के उसी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो है काफ़ी और रदीफ़ इस्तेमाल किया हुआ होता है। अब हम गज़ल नंबर 1 जो है उसके अशार का मफ़हूम, मायनी और तशरीह पढ़ेंगे अभी। तो शेर मैंने यहाँ नहीं लिखे, अपनी किताब से शेर को देखेंगे आप। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। यहाँ शायर ने इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया है कि इंसान की ज़िंदगी क्या है। तो इसके मायने देख लें। हस्ती वजूद, हबाब बुलबुला, यानी कि आर्जी बुलबुला जो पानी पर थोड़ी देर के लिए उभरता है, पानी का बुलबुला जो होता है उसके बारे में
नुमाइश, दिखावा, शराब, धोखा या फेब। अब इस शेर का मफहूम देखेंगे आप। इसमें देखें, हस्ती अपनी हबाब कीसी है, ये नुमाइश शराब कीसी है। इसमें कीसी है जो है लफ्ज़, ये काफ़िया और रदीफ़ हैं। इसके काफ़िया और रदीफ़ जिसके बराबर होते हैं उस शेर को मतला कहा जाता है, यानी कि तलू होने की जगह। गज़ल का पहला शेर तो इसको मतला कहेंगे, तो क्योंकि इसके काफ़िया और रदीफ़ जो हैं बराबर हैं। अब हम शेर का मफहूम देखते हैं। शेर नंबर 1, इंसान की ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले जैसी है और इंसान की शान व शौकत महज दिखावा है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पानी का बुलबुला होता है, और इंसान की जो शान व शौकत है ये नुमाइश और दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो है आर्जी है, तो कुछ दिनों की है, और आखिरत की ज़िंदगी अब्दी है जो बहुत लंबी है। तो उसके बारे में शायर ने इसमें बयान किया हुआ है कि ये दुनिया आर्जी और फ़ानी है, यहाँ इंसानी ज़िंदगी की हैसियत महज एक बुलबुले के जैसी है। जिस तरह पानी की सतह पर बुलबुला थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर होता है और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और इसकी मौत वाक़या हो जाती है, बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी भी वैसे ही है जैसे थोड़ी देर के लिए पानी के ऊपर एक बुलबुला उभरा और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो इसलिए जो है शायर ने इसको पानी से बुलबुले से तशबीह दी है। ठीक है। अब शेर नंबर 2 देखें। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब ये देखें, पहले शेर में उन्होंने इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताया है और दूसरे शेर में अपने महबूब पर आ गया है। तो पहले शेर से दूसरा शेर जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो नाजुकी मुलायमत, मायने इसके देखें, लब होंठ, पंखुड़ी पत्ती। तो अब इसका मफहूम देखेंगे शेर का। उसकी होंठों की नाजुकी के क्या कहने, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे गुलाब की पत्तियां हों। अब शायर ने यहाँ अपने महबूब की होंठों की तारीफ करते हुए कहा है कि मेरे महबूब के होंठ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे गुलाब की पत्तियां हों, यानी कि इतने नर्मो नाजुक और मुलायम हैं। उन्होंने अपने महबूब के जो हसीन लब हैं उनको वो गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी है। तो गुलाब की पंखड़ी की नाजुकी जो है आपको पता ही है कितने नाजुक होते हैं वो, कि हाथ लगाने से भी मुरझा जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने अपने महबूब के होंठों की तारीफ करते हुए उसमें शेर कहे हैं, तो आपने इसकी तशरीह करेंगे आप। आगे शेर नंबर 3 देखें। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। यहाँ शायर ने शेर जो है फिर बिल्कुल जो है मुख्तलिफ कर दिया है। चश्मे दिल, दिल की आँख, आलम दुनिया, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है, औकात हैसियत। अब शायर ये कह रहा है कि मफहूम देखें, दिल की आँख से आखिरत की फिक्र कर, दुनिया की हकीकत सवाए ख्वाब के कुछ नहीं। अब शायर कह रहे हैं कि दिल की आँख से, यानी कि दिल से आखिरत के बारे में सोच। ये दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया की हकीकत यही है कि आप सोए और आपने ख्वाब देखा और उठे तो ख्वाब ख़त्म हो गया। तो दुनिया की हकीकत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ख्वाब, कि इंसान एक ख्वाब देख रहा है। दुनिया में इंसान सिर्फ एक बार आता है। यहाँ अगर इस कदर दुनिया की रंगीनियों में जो है बस जाता है कि उसको आखिरत की फ़िक्र नहीं रहती, ज़िंदगी जो है अपनी बेकार कामों में ज़ाया कर देता है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो कुछ अरसा के लिए इस दुनिया में आया है और इस दुनिया की महफिलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, मगर मौत जो है वो अटल है और हकीकत है, एक न एक दिन आनी है। क्योंकि अल्लाह ताला का भी यही कहना है कि हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। तो इंसान जो है अगर दुनिया की दौलत में आकर अल्लाह ताला को भूल ना जाए, तो क्योंकि दुनिया जो है बिल्कुल आर्जी है और इंसान को आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। तो जब इंसान जो है इस ऐसे हालात में हो जाता है कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भूल जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है वो तो ख़त्म हो चुकी होती है। इसलिए कहा गया है कि दिल की आँख से आखिरत की फ़िक्र कर, क्योंकि दुनिया की जो हकीकत है वो एक ख्वाब जैसी है कि जैसे ख्वाब देखा और उठे तो ख्वाब ख़त्म हो गया।
तब इंसान को एहसास होता है कि ख्वाब एक धोखा और फरेब था। चुनांचे इंसानी ज़िंदगी में ख्वाब जो है इंसान को गाफिल कर देता है। तो जब वो मौत की आगोश में जा रहा होता है तब उसको पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इस शेर का जो मफहूम है वो ये है कि आखिरत की फ़िक्र करें और दुनिया जो है सवाए ख्वाब के कुछ नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है। अब आगे शेर नंबर 4 देखिए। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। बार बार मुसलसल, दर दरवाज़ा, हालत कैफियत। अब ये शेर भी दूसरे शेर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मफहूम देखें, शायर बेचैनी और बेकरारी की कैफियत में मुब्तला है और महबूब के दरवाजे के बार बार चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ जो है शायर ने फिर अपने महबूब के बारे में ही लिखा है कि महबूब उससे नाराज़ है, वो बड़ी बेचैनी और बेकरारी की कैफियत में है, परेशान है और इसी वजह से वो बार बार महबूब के दरवाजे के चक्कर लगा रहा है कि शायद उसका दीदार नसीब हो जाए, वो मिल जाए। तो इधर से उधर और इधर से इधर जो है वो बेचैनी और बेकरारी की हालत में घूम फिर रहा है। और शायर जो है वो बहुत मायूस हो चुका है कि उसे महबूब से शायद मुलाकात नहीं होगी और इस वजह से बहुत परेशानी के आले में वो बार बार महबूब की गली के चक्कर लगा रहा है। तो ये 4 अशार जो हैं इनकी आप लोगों ने तशरीह करनी है और अच्छे तरीके से देखें। जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया है कि पहले शेर लिखें, फिर शेर का मफहूम लिखें। मफहूम जो है वही 1.5 लाइन 2 लाइन या 1 लाइन का होता है, जिसके से ये समझ आ जाए कि शेर जो है वो आप लोगों की समझ में आ चुका है। तो अच्छा मफहूम लिखने के बाद तशरीह शुरू करते हैं। तशरीह जो है वो पूरे 1 सफ़े की होनी चाहिए। तो 2 पैराग्राफ बना दें उसके, पहला एक पैराग्राफ, उसके बाद एक शेर एडजस्ट करें उसके अंदर, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ बनाएं। तो खूबसूरत सी जो है आप वो लिखेंगे, तशरीह लिखेंगे इसकी। तो 4 अशार हैं ये, चारों अशारों की आपने तशरीह भी करनी है और मफहूम भी लिखना है। तो ये नोटबुक पे तो नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है इसकी याद करने के बाद आप लोगों ने। तो ये हमारी आज की डायरी है। अल्लाह हाफिज़।